अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। हम अपने मुल्क को एक ज़राई मुल्क, एग्रीकल्चर कंट्री कहलवाना पसंद करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क, इस मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ नाम की शायद कोई चीज़ नहीं है। फूड सिक्योरिटी से कोसों दूर पाकिस्तान है। और बात सिर्फ इतनी है कि इसमें हमारी जो बैड गवर्नेंस कहिए, जो नाक़िस पॉलिसीज़ कहिए, और जो सरकारी इदारे हैं, जो महकमे हैं, उनकी कारकर्दगी देखिए। अब इसी एक आध हफ्ते पहले की बात अगर उठा के देखें तो पाकिस्तान में शक्कर जो है वो तकरीबन चीनी 130-135 रुपए किलो मार्केट में दस्तयाब थी, लेकिन आज वही चीनी जो है 180 रुपए की इस वक्त मार्केट में पहुंच चुकी है, जबकि किसी किस्म का कोई जो है वो शॉर्टफॉल नहीं है, किसी किस्म का कोई जो है वो मार्केट में जो है वो शॉर्टेज नहीं है। लेकिन ये सिर्फ हम कहें कि हमारी नाक़िस पॉलिसी और बैड गवर्नेंस, इसी को ज़रा कैरी करते हैं और एक वास्ट कैनवस के ऊपर देखते हैं तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है, इसी के ऊपर मैं बात करूँगा। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर फैयाज़ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नबी बख्श साथियों साहब, जिनका ताल्लुक सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर से है। नबी बख्श, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे तो ज़रा ज़बरदस्त किस्म की बातें करनी है, क्योंकि एक पिछले दिनों जो एक मीटिंग हुई थी, ये जनाब एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स टेक्निकल एडवाइजरी एपटेक की जो मीटिंग हुई थी, उसमें सुना है कि बड़ा हंगामा रहा। वहाँ पे क्या हुआ उसका ज़रा हाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, तो कितना अफसोस का मुकाम है कि हम एग्रीकल्चर इकॉनमी अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी जो है शायद हमारी तरजीहात में ही शामिल नहीं है। लेकिन आपकी बात अपने हद तक शायद दुरुस्त हो, लेकिन ये जो फूड सिक्योरिटी है ना, ये मैंडेटरी है, हमें इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। अगर हम इसको समझें या ना समझें, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है या जो हमारी प्रेफरेंस है, उसको तो हमें देखना है। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी के जो आते हैं वो ग्रेन्स पे है। हमारा वीट है, राइस है, और इसके अलावा जो भी हमारी कॉर्न्स हैं, तो ये सारों की प्रोडक्शन देखी जाए तो कम नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही होती है, और बल्कि हम बात चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। तो फूड सिक्योरिटी को एक तरह से आप जब देखते हैं ना कि जी हमारे मुल्क में जैसे अब इंडिया है, तो आपने देखा कि उसने अपनी राइस एक्सपोर्ट और बाकी क्रॉप की एक्सपोर्ट जो है वो एकदम रिड्यूस कर दी। पहले अपने स्टॉक बिल्ड किया, जब उसकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी श्योर हो गई, तो देन उन्होंने कहा कि चलें जी अब हम ये करते हैं कि हम उसमें एक्सपोर्ट करते हैं, और उसका बेनिफिट उठा के हमने बहुत ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट कर लिया। तो हमारा राइस सरप्लस है, इट्स ओके। लेकिन गवर्नमेंट के पास पहली तो ये है कि इतनी गवर्नेंस कह लें या इतना अकुमेन होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि हमें पूरा एक ड्रॉ करना है मेकनिज़म कि हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट कितनी है, और उसके बाद हमें ये देखना है कि रिक्वायरमेंट तो हम पूरी कर ली, अब हमें स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। अब स्टोरेज दुनिया भर में गवर्नमेंट हर काम खुद करना चाहती है, जो बिल्कुल एक समझने के बड़ी रिडंडेंट किस्म की अप्रोच है, दुनिया में चेंज हो गई। अगर मैं इंडिया की इसलिए एग्जांपल दे रहा होता हूँ कि हमारे साथ हैं और उनको ही हमें फॉलो करना है कि उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल हैं, तो सक्सेस स्टोरी को ही फॉलो करना चाहिए। और इसमें इंडिया का नाम है, इसमें चाइना का नाम है, ऑस्ट्रेलिया का नाम है, न्यूजीलैंड का नाम है, जहाँ पे बायो सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी जो है इसको बड़ी इंपॉर्टेंस, उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। देखिए वो क्या, इसमें तरीका ये है कि जी लास्ट टाइम भी आपको पता है एक ही प्रोग्राम में ये हुआ कि जी हमारे पास वीट सरप्लस हो गई। अब सरप्लस कोई चीज़ नहीं होती है, ये तो बिजनेस है, कारोबार है। आपने अपने बिजनेसमैन को मोबिलाइज करना है, जो मतलब है कि आप ये समझें कि उसके पास पैसा है, उसे रखने की जगह नहीं है उसके पास, और गवर्नमेंट के पास प्लान ही कोई नहीं कि हाउ टू मोबिलाइज दिस फंड फ्रॉम द पीपल, दे वांट टू इन्वेस्ट। बिजनेसमैन जितना होते हैं उनकी सबसे बड़ी एंजॉयमेंट या उनकी जो विश होती है कि दे शुड एक्सपैंड देयर बिजनेस, उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं होती। ये एक तरह का आप समझें कि इंसान के अंदर अचीवमेंट का एक सेंस होता है कि मैं अचीव करूँ, तो गवर्नमेंट उसको कैपिटलाइज करने की सलाहियत नहीं रखती। हालांकि गवर्नमेंट में खुद बिजनेसमैन बैठे होते हैं बहुत सारे, लेकिन चूँकि हमारा मजमूई तौर पे आप ये देखें कि हमारा जो विज़न है ना, राइट फ्रॉम डाउन टू अप,
तो वो बड़ा लिमिटेड है। हम हर चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव में देखते हैं, कलेक्टिव विजडम नहीं है, बैठ के काम कोई नहीं इकट्ठे एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। नबी बख्श साहब, अब बात ये कि तमाम जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हों, फिर उसके साथ एक जनरल कंसेंसस के साथ एक पॉलिसी बने। पाकिस्तान में किस तरह का रुझान है? जब आप इस तरह की बातें होती हैं तो सरकार जो है उसका क्या एक किस तरह का बिहेवियर होता है, फिर जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरह से उसकी अप्रोच होती है, और फिर हमारे जो ग्रोअर्स हैं उनकी क्या अप्रोच होती है? क्या पाकिस्तान? मेहरबानी डॉक्टर इमरान साहब, आज न्यूज़ की मेहरबानी। आज जिस हवाले से आपने प्रोग्राम किया है, जिस तरह आपने डॉक्टर साहब से पूछा कि फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है, उसके साथ मैं एक और भी लफ्ज़ इसमें ऐड करूँगा, सेफ़ फूड तो हमें चाहिए, हमें गंदम भी चाहिए, हमें चावल भी चाहिए, हमें सब्जियां फ्रूट भी चाहिए, लेकिन उसके साथ वो सेफ़ एंड सिक्योर हो। सारी दुनिया का इस पे जो फोकस है वो इस चीज़ पे है कि भाई आपके पास जो है सेफ फूड होना चाहिए, यानी फूड सिक्योरिटी के साथ फूड सेफ्टी, जो आपकी जो है बायोसेफ्टी, जैसे बायोसेफ्टी, फूड सेफ्टी होनी चाहिए। उसके लिए जो है जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, मैं एज ए ग्रोअर में 25 साल हो गए, हमारी चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर एसोसिएशन है ग्रोअर्स की, सिंध की बहुत बड़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 80 साल। मैं उसके तवज्जुह से मुख्तलिफ फोरम पे जाता हूँ, मैं हर जगह ये बात करता हूँ कि हमारे मुल्क में कभी भी किसी भी चीज़ का क्राइसिस, ना चीनी का क्राइसिस होता है, ना गंदम का क्राइसिस। गंदम की डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया कि पिछले साल हमारे पास 30 मिलियन टन हमारी प्रोड्यूस हुई थी गंदम, हमारी कंजम्पशन 28 मिलियन, उसके बावजूद भी जो केयर टेकर सेटअप था उन्होंने $1 बिलियन की इम्पोर्ट कर दी गंदम, जिसकी वजह से एक तो $1 अरब का हमें फ़ॉरेन जो है ज़र मुबादला खर्च करना पड़ा, दूसरा ये है कि मार्केट क्रैश हो गई, जिसकी वजह हम कहते हैं कि चले ठीक है सस्ता आटा मिले, सस्ती गंदम मिले कंज्यूमर को, लेकिन उसके साथ जो ग्रोअर है उसका नुकसान हुआ। तो यहाँ पे जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो इस्लामाबाद में बैठे, उनकी अप्रोच सिर्फ इस्लामाबाद की सड़कों से बाहर नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान बिगेन्स वेयर इस्लामाबाद एड्स। जो इस्लामाबाद में बैठे उनको तो पता ही नहीं होता कि आटे चीनी का भाव क्या है। वो तो देखते हैं कि भाई जो उनको फिगर बताई जाती है कि भाई इतने आप एग्जैक्टली जो फेडरल बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो आदाद शुमार आते हैं, हमको तो कहते हैं कि चलो कहीं से मिल जाए इस पे जो दूसरा मैंने आपसे जिस तरह आपने कहा पॉलिसी मेकर, मेरा जितना एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड एडवाइजरी कमेटी एपटेक जो है उसकी एक पिछले हफ्ते मीटिंग हुई, वहाँ पे मैंने एक जो सिक्योरिटी फूड जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी वो थे और मेम्बरान थे, मैं फार्मर मेंबर था। वहाँ मैंने उनको बताया कि सही हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी तो इशू है, लेकिन सेफ फूड भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ आप टोटल फिगर गूगल पे सर्च करें 1,30,000 टन जो है पेस्टिसाइड हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। 1,30,000 टन के आप मन बनाएंगे तो तकरीबन वो 32,50,000 मन बनते। अगर 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, 24 करोड़ को अगर हम डिवाइड करें 32,50,000 तो हर बंदा एनुअली पर हेड जो है 73 ग्राम जो है पेस्टिसाइड कंज्यूम कर रहा है। दुनिया में ये कहीं भी नहीं उतना इतना बड़ा एक्सेस पे जो है आप पेस्टिसाइड का यूज़ करें। तो मैंने एक डॉक्टर साहब से मैं राय लेता हूँ। डॉक्टर साहब, 1,30,000 मैट्रिक टन आप पेस्टिसाइड इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपकी यील्ड जो है वो ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए, चाहे वो कॉटन, मेरे ख्याल से कोई 59% तो वो कॉटन के ऊपर ही कंज्यूम हो जाती है, 59% प्रिसाइसली कॉटन के ऊपर। तो हमारी क्या यील्ड हमें उतनी मिल रही है, हमारी फसलें जो है उतनी बम्पर आ रही हैं, या इसका उल्टा हमें नुकसान ही हो रहा है? डॉक्टर साहब देखें, आपने जो सबसे अभी एग्जांपल दी कॉटन की, वर्ल्ड वाइड कॉटन का जो कल्टीवेशन है, उसकी ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज़ है, उसकी सीड के अंदर बड़ी ड्रेस्टिक किस्म की जो है ना लोगों ने ट्रांजिशन की है। लाइक जो हमारे बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन में यही है कि वो पेस्टिसाइड्स की जो एप्लीकेशन है वो कम होती है, क्योंकि प्लांट के अंदर ही पेस्ट को कंट्रोल करने की या उनको किल करने की नेचुरल एक इंडक्शन कर दी जाती है। नेचुरल तो नहीं कहना चाहिए, उसको मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिकली, लेकिन उससे क्या हो गया कि आपके हैज़र्ड जो है ना पेस्ट के वो भी कम हो गए, और दूसरा पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। और थर्ड जो है हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं और ना होने के बराबर हैं कि जितनी पेस्टिसाइड्स आती हैं, बात वहीं आ जाती है कि हर कोई कंप्रोमाइज्ड है। कोई किसी को ये नहीं सोचना कि ये हमारे मुल्क है, हमारे बच्चे भी यही खाएंगे। अगर हमारी नहीं हो जाता, कहात हो जाता है, फूड नहीं मिलती, तो एवरीबॉडी विल सफ़र। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्या ऐसी रेस लगी हुई है जिसकी कोई किसी को समझ नहीं आती। अब उसका तरीका ये है कि इनको पेस्टिसाइड्स की जितनी है, एक तो हाई एंड पेस्टिसाइड मंगाएं, थोड़ी लगाएं, सही लगाएं, और जो इसकी ये नहीं फ़ायदा कि जी आप जब तक गवर्नेंस आपकी ठीक नहीं है, दुनिया की कोई तरीका नहीं है। ठीक है,
जी, आ जाते हैं ज़रा इसी पे, क्योंकि उस मीटिंग के हवाले से उसमें मेरे ख्याल से 26-27 के करीब मेंबर्स जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और कहा क्योंकि एक किसी ने प्राइम मिनिस्टर को भी एक लेटर लिखा है इस हवाले से, ग्रोअर्स वगैरह ने। तो क्या रहा उसमें आप लोगों की तरजीहात, खदशात, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं क्या थे जो उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं किया गया? जो मैंने अर्ज़ किया ना कि 1,30,000 टन हम इम्पोर्ट का, उसके बाद ये एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का मैंडेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिन भी अद्वियात की ज़रूरत होती है, जो ज़रूरी अद्वियात की, उनकी एक ट्रायल होते हैं 3 साल के ट्रायल के बाद उनकी रिकमेंडेशन होती है प्रोविंशियल लेवल पे, फिर सब कमेटी एपटेक की, फिर एपटेक नेशनल लेवल पे उसको कंसीडर करके इंडोर्स करके रजिस्टर करती है। तो मैंने वहाँ पे आर यू श्योर कि ये 3 साल की मैंने यही पॉइंट उठाया एपटेक में और सब एपटेक कमेटी में कि मैंने कहा 3 साल का मैंडेट है और 2 सूबे में होना चाहिए। तो मैंने उनको सेक्रेटरी साहब को भी कहा और जो DPP हैं, DPP उनको भी कहा साईं 3 साल का ट्रायल 2 सूबों के, ये तो मुझे टेबल स्टोरियाँ लगती हैं। आप जो है इसके पिक्टोरियल एविडेंसेस होनी चाहिए, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग में होनी चाहिए कि किस फार्म पे हुए, किस ग्रोअर के पास हुए, क्या उसके रिजल्ट आए, उसके बाद हम असेस करके उसको रजिस्टर करना है। हमें कोई अरबा खता नहीं है। डॉक्टर साहब इसके ऊपर रेस्पॉन्ड कीजिएगा। आप देखते हैं कि इस तरह की टेक्निकल ट्रायल जो है वो 3-3 साल के होते हैं और उसके बाद कुछ चेक एनालिसिस होता हो? देखिए इमरान, वेरी सिंपल सी अप्रोच है कि आजकल जो AI बेस्ड हर चीज़ आ गई है, आजकल आई है ना, आजकल है, लेकिन आज से इम्प्लीमेंट कर लें। हम इसके पीछे जाएंगे, पीछे क्या हुआ तो वो मेरा ख्याल है उसका कोई हल नहीं है। तो आपको जो करना है कि जैसे अब चाइना जो है उसकी हर प्रोडक्ट के ऊपर QR कोड्स होते हैं, आपने उनको अपने साथ लिंक करना है और अपनी जितनी है उनके प्रोडक्ट को QR कोड बेस्ड बनाएंगे। ठीक है, और उसकी जो उस कोड पे या वो जो बैच आएगा उसकी जिम्मेदारी देने वाली जो कंपनी है उसकी होगी। और कहीं से कुछ भी हो जाता है तो वो बीच में ना गवर्नमेंट कोई इन्वॉल्व ना, थर्ड पार्टी हो। अगर आज से करते हैं इस एरा में, AI बेस्ड एरा में अगर हम करते हैं तो इस तरह से हो सकता है। दिस इज द ये ब्लॉकचेन जो है ना, ये तो अब बड़ी कॉमन सी चीज होगी ना, ब्लॉकचेन को यूज करें। छोटे से विद योर परमिशन छोटे से ब्रेक की कॉल है। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर फयाज भी मौजूद हैं और नबी साथियों भी मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी में कहाँ खड़ा है और आगे वे आउट क्या है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। नबी बख्श साहब, अब ये बताइए कि मिसाल के तौर पे हम कोई भी एग्री प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ इस तरह की इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, नेमली हम अगर राइस एक्सपोर्ट करते हैं या हम सोयाबीन जो है इंपोर्ट करते हैं, कैनोला इंपोर्ट करते हैं फॉर कंजम्पशन की, यहाँ पे उसको क्रश करके ऑयल निकाला जाए, तो क्या ये इतना आसान होता है कि आपने कोई भी ऑर्डर दे दिया और वो आ गया? इसके अंदर स्टैंडर्ड्स क्या हैं? क्योंकि अक्सर वही पिछले दिनों खबर आई थी और डॉक्टर साहब भी उस दिन उस प्रोग्राम में थे कि पाकिस्तान का जो राइस था वो यूरोपीय यूनियन में रोक लिया गया था और वो GMO कंटेमिनेटेड था। तो ये साइंस क्या है, किस तरह की चीज़ें इश्यूज आते हैं नबी बख्श? बिल्कुल इमरान साहब, दुनिया में कहीं भी किसी भी मौजूद मुल्क में चले जाएं तो आप थोड़े से अगर 5-10 ग्राम भी कोई चीज़, खुली हुई चीज़ लेके जाएं जो कंज्यूमेबल होगा अपनी जेब में, तो वहीं एयरपोर्ट पे आपको रोक देंगे, पहले वो डिस्कार्ड करवाएंगे, फिर आपको अपने मुल्क में दाखिल मतलब हम ये कहते हैं ना कि जैसे आप कोई छुरी या चाकू साथ कैरी नहीं कर सकते, इसी तरीके से बीज भी नहीं कर सकते। बीज और खाने की कोई भी चीज़ जो ओपन हो वो कहीं कैरी। हमारे यहाँ क्योंकि ओपन पॉलिसी है और पॉलिटिकल अप्रोच भी है, तो सारी चीज़ें जिस तरह आपने फरमाया कि सोयाबीन और कैनोला ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो इंडस्ट्री है उसके लिए मंगाया जाता है, इसका तेल निकाल के वो मार्केट में सेल करते हैं, उसके बाद जो उसका वेस्ट होता है वो पोल्ट्री की फीड में चला जाता है। तो इस पे 2003 में ये हुआ था कि हमारे यहाँ जिस तरह डॉक्टर साहब फरमाए BT काटन का बीज आ गया था इलीगली। वो 3 सालों तक तो उसकी बड़ी यील्ड ज़बरदस्त हुई। वो GMO वो जो सीड था जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो हमारे पास, क्योंकि वी आर नॉट ए GMO कल्टिवेटिंग कंट्री, हमारे पास परमिशन है, क्योंकि है तो वो बहुत ही बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, हम यील्ड बड़ी उठा, लेकिन वो उसका एक पीरियड होता है 2 साल 3 साल, उसके बाद वो ऑब्सलीट हो जाता है, फिर नया बीज आ जाता है। जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा ज़र मुबादला खर्च करना पड़ेगा। तो हमें GMO सीड पे पाबंदी है। 2003 में जो आया, तो 2004 में उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने नेशनल बायोसेफ्टी रूल्स बनाए थे 2005 में, जिसके मुताबिक उन्होंने सोयाबीन, कैनोला, जो GMO जो प्रोडक्ट थी
आइटम्स थे उनको सारा बैन कर दिया कि नहीं आएंगे। उसके बाद 2010 में कोई बहुत बड़ी, अब तो आ रहे हैं ना, अब तो मेरे ख्याल से शुरू हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ 2010 में फिर एक बड़ा खेप आ गई, नो वेसल आ गए, फिर उन्होंने एक कंडीशन डाली कि चलो इनको अलाउ कर दो। लेकिन ये पाबंदी थी 2022 में भी बहुत बड़ा कंसाइनमेंट रोक दी गई थी, जो उस वक्त ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी, मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी, उन्होंने रोक दिया। लेकिन चीमा साहब थे उन्होंने रोक दिया, वो काफ़ी अर्से उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। लेकिन 2024 के बाद 2 दिसंबर 2024 को जो मौजूदा गवर्नमेंट उन्होंने कहा कि भाई ये अलाउ कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो एट स्टेक है, उसके लिए जो है जो फीड बनती है वो उसी वेस्ट से बनती है, इसलिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं, हम एज ए ग्रोअर हम ये उस पर रिजर्वेशन है कि भाई आप इस तरह अगर चीज़ें मंगा, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप भले मंगाएं, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे तो सारी दुनिया में ये मेथड होता है कि जैसे आपकी कोई प्रोडक्ट पहुंचती है कंज्यूमेबल या एग्रीकल्चर कमोडिटी, तो पोर्ट पे ही आप उसको या तो फ्यूमिगेशन करें, डिवाइटलाइज करें, उनकी जर्मिनेशन ना हो उस सीड की, और या तो रेडिएशन दे उसको, या उसको जो है केमिकल प्रेशर होता है उसके ये आ गया नजर, ये टेक्निकल ये आ गया। डॉक्टर साहब की तरफ मैं रखूंगा कि सर ये डिवेटिलाइजेशन जो है ये क्या प्रोसेस है और इसके तरीक़ेकार क्या क्या है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में मुरव्वजा क्या है? अच्छा, मैं थोड़ा सा नबी साहब जो कॉटन की बात कर रहे थे या उसकी बात जीएमओ क्रॉप की, और ज़ाहिर है हमारे यहाँ कुछ आए ट्रायल हुए, और ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हाइब्रिड सीड हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हाइब्रिड सीड इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं वो हाई वैल्यूड भी हो जाती हैं, प्रोडक्टिविटी बड़ी होती है, बहुत सी डिजीज़ से बच जाती हैं। तो कॉटन चूँकि हमारी बैकबोन है, लाइफ लाइन है हमारे एग्रीकल्चर की, हमारी कंट्री इकोनॉमिक्स की, तो इसके ऊपर तो बहरहाल एक बहुत सीरियस चाहिए आपको अप्रोच कि हम अगर जैसे इंडिया ने क्या किया कि जितनी भी कंट्रीज़ थी जो जैसे मोनसेंटो है, ये उनके पास जॉइंट वेंचर कर लिया। इज़ अ बिग कंज्यूमर। पाकिस्तान भी दुनिया का 5वां 6ठा बड़ा एग्रीकल्चर कंट्री है। वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर। हमारे साथ सारे दुनिया काम करना चाहती है, लेकिन हम खुद ही काम नहीं करना चाहते। तो आज से 10-15 साल पहले अगर हमने उनके साथ, जैसे अब आती है हमारी कॉर्न, सारी यहाँ टेक्नोलॉजी आ गई है कॉर्न्स की, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं मल्टीनेशनल हैं, यहाँ अपनी कॉर्न ग्रो करवाते हैं और हमें सेल करते हैं, हाइब्रिड कॉर्न जो है। सिमिलरली अगर हम उनको अलाउ करते हैं तो वो यहाँ सीड प्रोड्यूस करेंगे, और ये जो इनका रिजर्वेशन है वो अपनी जगह बड़ी दुरुस्त हैं कि कॉस्ट बड़ी बढ़ जाती है। लेकिन ये जो है ना, उन्होंने टर्मिनेटिंग जीन्स लगाए होते हैं, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम वो आपको दोबारा सीड लेना पड़ता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस चीज़ को देखना है। अब आते हैं पेस्टिसाइड्स की तरफ, बल्कि आपने फ्यूमिगेशन जो है, हाँ, इसके मिथाइल ब्रोमाइड का इशू जो है, चले डिवेटिलाइजेशन पे पहले मैं जानना चाह रहा था क्या जी कि इसके प्रोसेस और कौन कौन से हैं। अच्छा, ये बीमारियां किस तरह की आ जाती हैं? जो खदशा है ना कि कोई बीमारी आ जाएगी किसी बीज के साथ, ये क्यों इतना अच्छा, जरूरी इसमें होता है? आपको बड़ा क्लियर 2 चीज़ें देखनी है। एक होता है जी ग्रेन से रिलेटेड जितनी भी होती है ना, वो क्या होती है कि हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर पूरी दुनिया में फार्मिंग होती है, तो ये जो वीवल्स हैं इसके एग्स होते हैं और फिर वो फ्लाई करते हैं और फिर अपनी ब्रीडिंग करते हैं। तो वो छोटे छोटे एग्स जो होते हैं वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो सीड्स के साथ चिपके होते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये पूरी दुनिया का हमारा इशू नहीं है, पूरी दुनिया का है, और हर जगह दुनिया में बड़े अच्छे तरीके पे इसको कंट्रोल किया जाता है। हाँ। तो हमारे यहाँ भी चूँकि वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेन ग्रोअर है पाकिस्तान। दुनिया में बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेन ग्रो करते हैं, तो पाकिस्तान उनमें लकीली है। तो इसलिए हमारी फूड सिक्योरिटी का जो इशू है वो हमारी अपना पैदा किया हुआ है, हमारी एग्रीकल्चर का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ना है फूड सिक्योरिटी है भी नहीं। असल चीज़ ये है कि हम उसको मैनेज नहीं करते। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वीवल्स को कंट्रोल करने के लिए मिथाइल ब्रोमाइड का जो इशू है, अगर हम इसकी तरफ आते हैं तो वो हैजर्डस है, इसमें कोई शक नहीं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। अब इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं वो 2 तरह के, एक तो उन्होंने बेटर केमिकल्स जो है ना, और जो रिलेटिवली जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जब ये हुआ या अमेरिका में हुआ तो उन्होंने दूसरे केमिकल्स को इंट्रोड्यूस करा दिया, जैसे एक फॉस्फीन है और दूसरी जो है सल्फर फ्लोराइड है, इथाइल फॉर्मेट है। ये अच्छा, ये जो हमने फॉस्फीन है ये उससे सस्ती भी है। हाँ। और इसके अलावा उसकी एफिकेसी भी बेहतर है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। नहीं, लेकिन उसमें ये कहा गया, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है उसमें कहा गया कि फॉस्फीन जो है वो मिथाइल ब्रोमाइड के मुकाबले में लेस इफेक्टिव है। और ये मिथाइल ब्रोमाइड जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये इन्होंने भी एक लेटर लिखा है पाकिस्तान, और ये डॉक्टर मोहम्मद हाशिम पोपलज़ई जो कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च थे,
और उन्हें ये कहा गया कि पाकिस्तान में मिथाइल ब्रोमेड से ही जो है वो ट्रीटमेंट करवाया जाए, जो अमेरिका से जितनी भी उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आती हैं। तो ये बताइए क्या इसमें क्या है मिथाइल थोड़ा सा मैं सिर्फ ये ऐड करता जाऊँ, ये जो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है यूरोपियंस की है। हाँ। अब यूरोपियन हमारे से मेजर जो लेते हैं इसका ऑल्टरनेट है कोई हमारे पास? हाँ, मैं वही ग्रेन जो मेजर लेते हैं यूरोप वाले, वो हमसे राइस ही लेते हैं। हाँ। तो हम उनके लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा पे करते हैं तो आप उसकी रेडिएशन करवा लें, आप स्टीम करवा लें, हीट। असल चीज़ ये है ना कि वो ज़्यादा पे क्यों करेंगे, अगर उनको अच्छी ग़िज़ा चाहिए तो ज़्यादा पे नहीं। तो इंडिया के ऊपर भी यही कदगन है, उनको भी ये कहा गया कि आप इथाइल ब्रोमाइड नहीं यूज़ कर सकते। तो अब उन्होंने भी कोई ना कोई अल्टरनेट तो करना है। लेकिन दो चीज़ें हैं ना सर इसमें, एक तो ये कि आप ये जो इसकी डिवेटलाइजेशन है ये ओरिजिन कंट्री से करें जहां से आप इंपोर्ट, जो आपको इंपोर्ट कर रहा है, या फिर आप यहां पे करें। तो प्राइमरी जिम्मेदारी उसी की है जो इंपोर्ट, आपकी जो ओरिजिन कंट्री है, डेस्टिनेशन बाद में आता है। लेकिन एक एनालिसिस भी है भैया, आप मिथाइल ब्रोमाइड से अगर कराते हैं, अमेरिका में कराते हैं, कि आपको क्या कॉस्ट पड़ती है? नहीं, कास्ट का तो वो इंडस्ट्री वाले बताएं, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि मीटिंग में भी ये हुआ कि भाई जो ओरिजिन एक्सपोर्टिंग कंट्री है वहाँ से अगर फ्यूमिगेशन उसकी होती है तो हमें यहाँ कोई कदगन नहीं है कि हम उसको अलाउ कर देंगे। लेकिन मैंने वहाँ एज ए फार्मर बात उठाई, भाई अगर एक वेसल निकलता है कहाँ से कहीं से, तो किसी वेसल को 40 दिन भी लगते हैं। जो एफिकेसी उसी फ्यूमिगेशन की वो 15 दिनों के बाद खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमारी कंसाइनमेंट, जिस तरह आप फरमा रहे थे कि यूरोपियन कंट्री में चावल राइस गई थी, वो हमने तो फ्यूमिगेशन की थी, लेकिन वहां से वापस आए क्योंकि वहां उन्होंने टेस्ट की। हमारी सर्टिफिकेशन पे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता कि आपने फ्यूमिगेशन, हमें वो डाउट होता है कि उन्होंने की है, इसलिए हमें भी वेरीफाई करना चाहिए। तो फ्यूमिगेशन मेरा एज ए ग्रोअर मेरा इशू नहीं है कि आप फ्यूमिगेशन करते हैं मिथाइल ब्रोमाइड से करते हैं। मैं कहता हूँ डीवाइटलाइज होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट आती है, ताकि उसकी जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं बीटी कार्टन का, मैंने आपको बताया 2003 में इलीगली ट्रांसपोर्ट होकर आ गई। पहले 3 साल हमारी जो यील्ड थी 60 मन तक पहुंची, डिटोरेट हो गई। जीएम टेक्नोलॉजी, जीएम जो टेक्नोलॉजी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मेथड है, उसका हम कॉम्पीट नहीं कर सके दुनिया, क्योंकि हमारे पास पुराना जो सिस्टम है LMO, लिविंग मैग्नीफाइड ऑर्गेनिज्म, उसी के थ्रू हमें रिसर्च करके अपने ही जो है इंडिजिनस जो प्रोसेस है उसको डेवलप करना चाहिए। अगर GMO टेक्नोलॉजी पे हम गए तो हम उस खर्चे को भी, हम ये कहते हैं कि भाई आप फ्यूमिगेशन करें, आप रेडिएशन करें, आप केमिकल प्रेशर करें, या आप जो है सारी चीजें ठीक है, उसको डिवेटलाइज होना चाहिए। बट ये कि इस कमेटी में ये जो फैसला किया गया कि मिथाइल ब्रोमाइड जो है इसको खत्म कर दिया जाए, फेज आउट कर दिया जाए, तो इसका कोई ऑल्टरनेट है? अगर कोई ऑल्टरनेट है तो फिर सही है ना। मैंने यही कहा, मैंने कहा मिथाइल, हम मेरी तो कंपनी नहीं है, हम किसी फार्म किसी की भी आप मिथाइल को वाइप आउट कर दें, आप कहते हैं कि हैजर्डियस उसके इश्यूज है, तो आप जो है केमिकल प्रेशर के थ्रू करें या रेडिएशन के थ्रू करें, और भी तरीके ना, कोई तरीका तो अडॉप्ट करें जो पोर्ट पे अराइवल हो, आपको हमें सेफ्टी हो। क्योंकि अगर एक कंसाइनमेंट जो है सोयाबीन की कराची में पहुंचेगी, वो जाएगी गुजरांवाला, गुजरा इस्लामाबाद या लाहौर जाएगी, पेशावर जाएगी, तो बीच में दोनों अतराफ जो है शहर के ज़रिए आबादी है, तो वो अगर सीड जो है गिरता गया तो जाहिर बात है। सर इस पॉइंट के ऊपर आइएगा, इस पॉइंट ये बात कर रहे हैं कि 1600 किलोमीटर जो ये यहाँ से जा रहा है, और ज़ाहिर के एक इम्पोर्टर जो है ना, वो उसने इंपोर्ट किया और उसने पार्टी को दे दिया, ठीक, उसका कंसर्न बहुत ज़्यादा इस चीज़ से नहीं होता, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ और इनर उसमें, लेकिन किस किस्म के नुकसान हो सकते हैं बाय एक्सीडेंट, या आप कह रहे हैं कि पॉलिनेशन के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू या हवा के थ्रू, इस तरह के बीज अगर स्प्रेड होते हैं तो क्या नुकसान होगा, ये मैं आपसे जानूंगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल, नारिन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस इंतहाई अहम नुक्ते को हम डिस्कस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे हैंडलिंग और मिस हैंडलिंग की, जनाब। देखिए, पहली तो हमें इसकी जो है ना पूरा इटियोलॉजी देखनी होगी कि ये होता कैसे है। पहले आप देखें कि क्रॉप्स नॉर्मली हमारी जो ग्रेन्स क्रॉप हैं, अगर हम वीट और इसको देखें तो ये अप्रैल में, मार्च में आना शुरू हो जाती हैं, और उस वक्त जो है ना इंसेक्ट्स के अपनी ब्रीडिंग कर चुके होते हैं और एग्स उनके स्प्रेड हो रहे होते हैं, मतलब फेज़ ऑफ ग्रोथ उनकी होती है। अब आगे जाके इनको जो आगे ग्रो करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है या हैचिंग करनी होती है फर्दर, वो चाहिए होता है हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर। तो हमारे यहाँ जब बरसात आता है
तो टेम्परेचर भी हाई हो जाता है और ह्यूमिडिटी भी हाई होती है, वो कंडीशन माहौल हो जाता है उनके लिए, एनवायरनमेंट हो जाता है। अच्छा, अब आप एक जगह से दूसरी जगह इसको लॉजिस्टिक्स में लेके जाते हैं तो उस वक्त ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसके एग्स इतने छोटे होते हैं। तो अभी कई दफ़ा हम खुद भी, हमारी भी प्रोडक्ट्स हैं, तो एक प्लास्टिक बैग में पैक करके सील करके देते हैं, तो लोग कहते हैं जी ये अंदर कैसे इंसेक्ट पैदा हो गए, ये तो आपने डाला है, ये क्या किया है, बहुत क्वेश्चंस पैदा होते हैं क्योंकि लोगों को उसकी बेसिक्स नहीं पता होती। तो वो एग्स जो है ना, जब वो क्लाइमेट, उसके एनवायरनमेंट बिल्कुल होती है तो वो मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी डिवेटिलाइजेशन जो है वो उसी को रोक देता है, मतलब वो जर्मिनेट नहीं कर पाता। वो सिर्फ, हाँ, वो केमिकल्स यूज होते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन आपने किया कि जी हमारे पास इसका अल्टरनेट होना चाहिए, जैसे एक और केमिकल है इथाइल फॉर्मेट। अब ये बहुत अच्छा है, वेरी क्विक है, लेकिन एक्सपेंसिव है। अगर एक्सपेंसिव है तो इसका मतलब है वी हैव टू लुक इनटू द बायर कैपेसिटी क्या है उसकी। ठीक है, जैसे हम लोग भी फूड में हम ये देखते हैं कि चलो यार थोड़े से पैसे लग जाएंगे, ये एक न्यूसेंस है, हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, हमारे ओवर हेड एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक बड़ी कंप्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट को नहीं, प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज करें, उनकी स्ट्रेंथ बिल्ड करें और इंटरनेशनल जो आपकी लिंकेज हैं या उनके साथ कोलैबोरेशंस हों, और वर्ल्ड की जितनी, जैसे FAO है और यूनाइटेड नेशन की बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ऑन बोर्ड किया जाए और सीरियस एफर्ट की जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम, दुनिया में भी ये है रेगुलर। नबी बख्श साहब, अब ये मिथाइल ब्रोमाइड की जो बात हो रही है इस वक्त, इसमें ये कहा जा रहा है, कुछ स्कूल ऑफ थॉट जो हैं दे बिलीव कि जनाब ये 89 के करीब जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं वो एक सिंगल कंपनी के पास उनका लाइसेंस है, वही उसको इंपोर्ट करती है और बड़ी मोनोपली है। और ये मिथाइल ब्रोमाइड जो है ये 5 मेरे ख्याल से कोई कंपनियां जो या इसको इंपोर्टर लेकर आ रहे हैं, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई मोनोपली नहीं है। ये तासुर कहाँ तक सही है? क्या इस तरह की होती है? पॉलिटिक्स तो फिर होती होगी, जब कारोबार का हिस्सा है तो ये सारी चीजें होती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये हम भी सुनते हैं कि एक कंपनी के 10-10, 20-20, 50-50, 80, एक कंपनी को 80-85 प्रोडक्ट भी है एक ही कंपनी। जिस तरह आप कहें कंपनी तो है कि उसने और भी ब्रांड बना दिए अपने जो है कोल्ड ड्रिंक्स के, इसी तरह एक कंपनी जो है और बहुत सारे ब्रांड। तो मैंने उस मीटिंग में यही कहा था, मैंने कहा सही हमारे पास 680 कंपनियां हैं जो पेस्टिसाइड मार्केट 600 रजिस्टर्ड आपके पास इस वक्त मेरे ख्याल से पेस्टिसाइड्स हैं, और उस मीटिंग में 38 के करीब नई रजिस्ट्रेशन की बात। 38 प्रोविंशियल में, पर नेशनल लेवल पे 78 थी। अच्छा, 78 रजिस्टर्ड, जिसको 8 को डेफर कर दिया 70 को। तो मैंने वहाँ कहा कि भाई 600 प्लस कंपनियां हैं और एक के पास कम से कम भी 4 प्रोडक्ट है, यानी 2000 प्रोडक्ट है, और उसमें से 59% आपकी काटन पे यूज होती है। हमारा काटन का अशर ये है, इस साल की आप फिगर निकालें कि हमारी 2024 और 25 जो अभी जनवरी में 25 का क्रॉप सीजन खत्म हुआ, तो हमारी टोटल पाकिस्तान की यील्ड आई है 5.5 मिलियन बेल्स। 2.8 मिलियन बेल्स सिंध की है और 2.7 मिलियन बेल्स पंजाब की। जबकि आज से 15 साल पहले जो है 2009, 8 और 9 में जो है हमारी प्रोडक्शन जो थी वो 13 मिलियन बेल्स की थी। यानी ये 59% पेस्टिसाइड जो हम कॉटन के ऊपर लगा रहे हैं उसके बाद कॉटन पे यूज कर, व्हिच इज अराउंड 35 करोड़ का मेरे ख्याल से होता है बिल इसका जो हम इंपोर्ट करते हैं पेस्टिसाइड। नहीं नहीं 35 करोड़ नहीं, आप ये तकरीबन 360 मिलियन डॉलर का होता है। 10 अरब डॉलर, 360 मिलियन डॉलर जो पाकिस्तानी 10 अरब रुपए बनते, जिसका 59% काटन पे यूज़ होता है। और उसके बावजूद हमारी यील्ड जो पहले मैंने आपको अर्ज किया 2008 और 9 में हमारी जो प्रोडक्शन थी 13 मिलियन बेल्स थी, अभी 5.5 मिलियन बेल्स है। और पेस्टिसाइड यूज होने के बाद भी हमारी यील्ड जो है 15 मन फी एकड़ पे आ गई। अब इन इक़दामात का क्या होगा जो ये फैसले किए गए इस मीटिंग में? इसमें ये आप अंदाजा करें, जो 2005 से जो है इन सोयाबीन पे और कैनोला पे इंपोर्ट पे बैन था ना, उन्होंने अभी 2 दिसंबर 2024 को अलाउ कर दिया, यानी 2 महीने के बाद वो प्रोडक्ट भी अलाउ कर दी। उसके बाद कहा कि डिवाइटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है, जो इंपोर्टर है। अच्छा, जैसे परमिशन दी 39 कंपनियों को जो NBC है, नेशनल बायो सेफ्टी कमेटी जो है, नेशनल बायो सेफ्टी कमेटी, उन्होंने 39 कंपनियों को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दे दिया कि आप जो है सोयाबीन और कैनोला इंपोर्ट करें, और आप डिवाइटलाइजेशन का प्रोसेस भी नहीं, आप बस सर्टिफिकेट वहां से ले, चाइना वाले वैसे ही दे देंगे। एक क्यों दे देंगे चाइना वाले वैसे यार? अब चाइना वाले तो आप अपने चाइना वाले कहते हैं हमारे पास 3 प्रोडक्ट, सुपर प्रोडक्ट तो जो क्लीन। सर आ जाए, ये बड़ा सीरियस पॉइंट उन्होंने याद दिया कि बात ये है कि इंपोर्टर जो है वो तो भाई अगर उसके 100 रुपए खर्च हो गए उसको कागज मिल जाएगा तो वो तो आराम से कर लेगा इसमें, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो फिर पाकिस्तान का ही है ना। देखें, हम अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई भी बात करते हैं तो हमारा लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। लोगों ने ठीक नहीं होना, कुछ भी कर ले,
सिस्टम ठीक करेंगे आप, और जब तक आप टेक्नोलॉजी को, एआई को और इस तरह की चीज़ें नहीं लाएंगे, सारी ज़िंदगी आप रोते रहेंगे। कैपेबिलिटी है हमारी इतनी? कैपेबिलिटी तो है, हर चीज़ मिल रही है। आप मार्क पैसेट लगाएं और सारा सिस्टम बना लें। अब देखें बाहर सारे, जैसे मैंने कहा कि चाइना, नहीं, हम हमेशा एफबीआर को कहते हैं ना, एफबीआर इतनी बड़ी फील्ड फोर्स है, सारी किसी चीजें की हैं। जरूरत नहीं है, ये हाँ। तो आप प्राइवेटली भी करवा सकते हैं। आप बताइए, इतने कैपेबल हैं हमारे यहाँ लोग कि इसको कर पाएंगे हमारी अफसर? आपने बताया कैपेबिलिटी ये है कि आप एफबीआर को टारगेट दिया गया तो उन्होंने उनका 2 क्वार्टर जो पिछले दो क्वार्टर गुजरे उनमें 300 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है रिकवरी का। हालांकि वो कह रहे थे कि 100 अरब रुपए की तो वो गाड़ियाँ, तो इसलिए हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास सिंसियरिटी नहीं है, हमारे पास विल नहीं है। लेकिन जो और ये इसके अंदर सियासत है, ये कार्टलाइजेशन है। नहीं, सियासत आप अंदाजा करें इमरान साहब, ये जिस प्रोडक्ट पे 2019 साल तक बैन था उसको 2024 के दिसंबर में अलाउ कर दिया। 2 महीने के बाद उन 39 लोगों को ये भी परमिशन दे दी कि आप ये खर्चा भी नहीं उठाएं, बस पोर्ट पे सामान ले आएं और खुले डुले ट्रालों में लेके जाए पेशावर तक। आपको रोक ये नहीं आपके 2-4 हज़ार रुपए फी जो है कंटेनर पे खर्च होंगे। यकीनन इस तरह के एटीट्यूड के साथ मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि आपका क्वेश्चन अपनी जगह। एक अच्छी न्यूज़ भी ये है कि जो मुझे पता है, मैं भी थोड़ा बहुत उसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे एक दोस्त हैं, तो गवर्नमेंट अमेरिकन जो एक लेबॉर्ट्रीज़ हैं, एक इदारे को इन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में हमारा जितना पेस्ट और पेस्टिसाइड और फ्यूमिगेशन का सिस्टम है और लैब्स जो हैं आप यहाँ डेवलप करें, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी अब तक बातचीत आगे चल रही है। तो उसमें ये होगा कि वो यहाँ आके पूरा एक सेटअप बनाएंगे जिसके अंदर ये सारी जो आप ये कोलैबोरेटिव होगी और हाईली ऑथेंटिक किस्म की होगी। और बट सर आई बिलीव कि उससे पहले पुलों के नीचे से कितना पानी बह चुका होगा, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, से बह रहा है, कुछ नहीं होता। ये हमें ऐसी परेशानी ज़्यादा होती है, ये दुनिया आगे जा रही होती है, सब ठीक होता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये है कि हमें थोड़ा सीखना चाहिए, ज़्यादा ना सीखें, कुछ तो सीखें। और ये यही जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, बेसिकली वही करेक्ट करते हैं। जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं उतनी ज्यादा आपकी अगर विल हो तो नहीं। जब तक वो मैंने भी ये कहा कि इंटरनेशनली एक्रीडेटेड कोई रिसर्च लेबॉरेटरी हो जो ऑथेंटिकेटेड हो, जिसकी रिपोर्ट हो, उसको आप यहाँ सेटअप बनवाएं, उसकी कैंप ऑफिस बने, जो हमारी प्रोडक्ट जो भी है उसको वो असेस करे। क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल अप्रोच है, इस वजह से जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक आप ये प्रोसेस डिवाइटलाइजेशन का इंटेक्ट रखें, ताकि हमारा बायोसिक्योरिटी, तब तक आप स्टेटस को में चलें, तब तक आप जो है वो चीज़ों को, नई चीज़ों में मजीद मत उलझाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नबी बख्श सेतो साहब और डॉक्टर फैयाज सिद्दीकी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़ाहिर है कि एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि इस 25 करोड़ की पॉपुलेशन को आप ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ दें, और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फूड सिक्योरिटी जो है वो बायो सिक्योरिटी के साथ हो, ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है, हमारी अपनी ज़रूरियात पूरी होने के बाद जब हम दुनिया में एक्सपोर्ट करें तो वो भी एक बड़ा नाम बने। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।